क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? रिवीजन कर रहे थे, वो पता है, लेकिन क्या क्या रिवीजन हो चुका है। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन किए थे, जो लोग नहीं आए थे वो लोग सुन लीजिए। प्लानिंग कमीशन का डिस्कशन हुआ था, राइट? एनडीसी का डिस्कशन हुआ था। चलिए फटाफट, प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिशमेंट 1950, एनडीसी 52। अगर क्वेश्चन में आए सबका एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, व्हाट इज प्लानिंग कमीशन, व्हाट इज एनडीसी, व्हाट आर इट्स फंक्शन, हो जाएगा। पहले एस्टैब्लिशमेंट हो गया, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? वर्क से पहले है क्या वो? नॉन स्टैट्यूटरी। और ये एनडीसी वो मैम ये स्टैट्यूटरी हो गया एनडीसी उसका मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, वो तो नीति आयोग है। ये भी नॉन स्टैट्यूटरी। रिवीजन नहीं हुआ आप लोगों का? अब व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी एंड स्टैट्यूटरी? जो एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है दैट इज स्टैट्यूटरी, जो पास नहीं होता है दैट इज नॉन स्टैट्यूटरी। तो क्या है, प्लानिंग कमीशन और एनडीसी दोनों नॉन स्टैट्यूटरी है, ठीक है? यानी ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, ये लोग बैठ करके फॉर्मेशन किया प्लानिंग कमीशन और एनडीसी का, राइट? अब आते हैं इसके वर्क। 1950 और 1952 एस्टैब्लिशमेंट दोनों का, एनडीसी का हुआ है 52 में, इसका हुआ है 15 में। और क्या डिस्कशन हुआ था? क्या क्या फंक्शन है? प्लानिंग कमीशन का फंक्शन क्या बताया गया था? एलोकेट फंड्स को एलोकेट करना, फंड को एलोकेट करना। और सबसे पहले फंड को एलोकेट सबसे पहले कर देंगे। होता क्या है, काम क्या है? असेसमेंट ऑफ मटेरियल, असेसमेंट ऑफ मटेरियल, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स। और क्या काम था? हाँ? सब कुछ लिखा है क्या? आंसर आपको कब से आना चाहिए? क्या चीज? इन्वेस्टिगेशन भी बताया गया था। इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटीज, इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटीज। और बताइए। रिसोर्स के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए प्लान बनाना, ठीक है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये सब था प्लान आपका प्लानिंग कमीशन का। अब आइए एनडीसी पे। एनडीसी का क्या काम है? गाइडलाइन। सबसे पहला तो गाइडलाइन से पहले आप ये लिखेंगे कि प्लानिंग कमीशन को सुपरवाइज करने का काम है एनडीसी का। तो फर्स्ट पॉइंट क्या? एनडीसी सुपरवाइज, सुपरवाइज प्लानिंग कमीशन, ठीक है? अब लिखेंगे सेकंड पॉइंट क्या? फॉर्मुलेट या गाइडलाइन। पहले गाइडलाइन प्रोवाइड करता है क्या चीज का? कि हम लोग जो प्लान बनाएंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है? गाइडलाइन फॉर फॉर्मेट ऑफ 5-year प्लान। नेक्स्ट, गाइडलाइन के बाद काम क्या होता है? क्या चीज? वर्क का रिव्यू करना, रिव्यू करता है। उसके बाद गाइडलाइन के बाद काम होता है उसका रिव्यू करने का। नेक्स्ट, improve the efficiency of the work. हाँ, Improve the efficiency of एफिशिएंसी ऑफ वर्क, ठीक है? उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट, रिसोर्स को चेक करता है। yes. नेक्स्ट, लिंक की तरह एक्ट करता है सेंट्रल स्टेट और हाँ, इट एक्ट एज अ लिंक। और फिर होता है सब कुछ करके इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है? तो अब क्वेश्चन अगर आए व्हाट इज प्लानिंग कमीशन, हो जाएगा। व्हाट इज एनडीसी, हो जाएगा। एनडीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? स्टेट प्लान। अब आइए इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे। आप 48 में क्या हुआ था?
इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, जल्दी जल्दी रिविजन क्लास है, ज्यादा आपकी तरफ से आना चाहिए। सबसे पहले 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, ठीक है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट पार्ट क्या था? मोनोपोली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस का था, ठीक है। लास्ट रिमाइंडर में प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन हियर आल्सो गवर्नमेंट कैन इंटरवीन, ये भी बताया गया था। ये था आपका 4 कैटेगरी 1948। उसके बाद इसमें पॉइंट टू बी नोटेड क्या था? प्राइवेट सेक्टर इज सीन टू बी इनकैपेबल, राइट। अब आते हैं 56 में क्या हुआ था? सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि कौन से इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, कौन से ईयर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो होगा 1956 इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बताइए क्या क्या हुआ था? 3 शेड्यूल में डिवाइड किया गया था, ठीक है। कौन कौन सा? A में 17, B में 12 और C में 17 इंडस्ट्री में कौन कौन आएंगे? Exclusive monopoly of government, central government। यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर का इंटरव्यू या कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। राइट्स आपका राइट्स गवर्नमेंट का होगा। हाँ, तो इसीलिए पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। शेड्यूल ए में कौन कौन सी इंडस्ट्री? आयरन स्टील, रेलवे, डिफेंस, आयरन स्टील नहीं सॉरी, डिफेंस इक्विपमेंट, रेलवे और ऑटोमेटिक एनर्जी, ये है 17 में। अब बी में आइए, बी में कौन कौन? यहाँ पे मिक्स है, पब्लिक और प्राइवेट। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन से शेड्यूल में पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पार्टिसिपेशन है, शेड्यूल बी में, शेड्यूल बी हो जाएगा। सी में रिमेनिंग, ठीक है। इसके अलावा 56 में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, याद है? स्मॉल स्केल भी था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग भी जो लिखवाई थी वो देखिए नोट्स। व्हाट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग? स्टेट लेवल हाँ, स्टेट लेवल लाइसेंसिंग होता क्या है? व्हाट इज लाइसेंसिंग? हाँ, कोई एक बताइए। सेटअप करने के लिए लाइसेंस का जरूरत है। रिटन अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड लाइसेंस, राइट, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल कंसेशन, ये सब हुआ था डिस्कशन। 77 मैंने बताया ज्यादा फोकस किस पे करना है? 48, 56 और 91। हालांकि 77 शॉर्टकट में कैपिटल गुड्स वगैरह पे ध्यान देना था उसमें, ठीक है। टाइनी सेक्टर, कॉटेज, डायरेक्ट टाइनी नहीं बोलेंगे, 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया था। पहले कॉटेज, फिर कॉटेज एंड हाउस होल्ड, टाइनी सेक्टर और स्मॉल स्केल सेक्टर, ठीक है। 3 सेक्टर में हम लोग कैटेगराइज उसमें भी किए थे। 77 क्या था? पहला था कॉटेज एंड हाउस होल्ड, सेकंड क्या था? टाइनी, थर्ड था स्मॉल। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और क्या हुआ था? DIC, DIC का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में इसको खोला गया था ताकि स्मॉल स्केल सेक्टर को कोई अगर इशू आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फंड एलोकेशन के लिए, यानी फंड में अगर कोई दिक्कत आए, फाइनेंस का दिक्कत आए, उसके लिए IDBI, ठीक है। IDBI ही उसी का एक ब्रांच 1919 में फुल फ्लेजेड बैंक में कन्वर्ट हो गया था। उस बैंक, उसका नाम
इतना क्लियर? 77 इसके अलावा लार्ज स्केल सेक्टर को भी डिफाइन किया गया था। Yes. क्या क्या था वो? Basic कैपिटल गुड, बेसिक गुड, ठीक है, ये सब था आपका 1977 में। अब आइए 80 में क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी पावर में आई थी, ठीक है, किनका गवर्नमेंट था इसमें? इंदिरा गांधी। हाँ, फिर सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, ये सारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। रीजनल डिस्पैरिटीज को रिमूव करना, ठीक है, जो रूरल और अर्बन में डिस्पैरिटी आ रहा था उसको रिमूव करना, ये भी इसका मेन फोकस था। नेक्स्ट है इनलार्जिंग द एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, ये सारा फीचर्स आपका हो गया 1980 का। उसके बाद क्या था? 84 और 88 में डी लाइसेंसिंग, 23 इंडस्ट्री का डी लाइसेंसिंग हुआ था। फिर और क्या हुआ था? MRTP सबसे फ्री किया गया था, फेरा से फ्री किया गया था, ठीक है। हाँ, अब 1991 में क्या हुआ था? न्यू अब देखिए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए 1991 या व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दोनों सेम है, ठीक है। तो सबको अप्रूवल मिल गया। हाँ, किस किस चीज को? 1991 में क्या क्या हुआ था? हाँ? LPG का फुल फॉर्म G for liberalization, privatization, globalization. What is liberalization? रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। कुछ इंडस्ट्री को हम लोगों को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत नहीं थी। प्राइवेटाइजेशन में यानी हम बहुत सारे कंपनी को प्राइवेट के हैंड में देना शुरू किए। ग्लोबलाइजेशन, सारे ट्रेड बैरियर को हटा के कोई भी बाहर की कंट्री यहाँ आ रही थी, यहाँ की कंट्री बाहर जा रही थी, FDI वगैरह इंट्रोड्यूस इसी में हुआ था, राइट। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर रिवीजन, क्लियर। सेकंड चैप्टर क्या था? MRTP का फुल फॉर्म मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अब आइए इसके ऑब्जेक्टिव पे। टोटल 4 ऑब्जेक्टिव क्या क्या? टोटल 4 ऑब्जेक्टिव। प्रिवेंशन ऑफ unfair trade practice, prevention of MTP, monopolistic trade practice, prevention, ये ध्यान रहे, सब में प्रिवेंशन लिखते जाएंगे, ठीक है। थर्ड RTP, restrictive trade practice, और फोर्थ ऑब्जेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ concentration of wealth in few hands। ये था 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ MRTP। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज RTP? व्हाट इज RTP? जो हम कुछ ट्रेड को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। व्हाट इज RTP? क्या मतलब है उसका? which has or may have the ability to restrict the flow of goods, ठीक है। हाँ, तो ये सब आ जाएगा आपका RTP में। इसमें क्या क्या बताया गया था? 3 वर्ड कीवर्ड बताया गया था, प्रिवेंट, डिस्टॉर्ट और रिस्ट्रिक्ट, याद है? 3 कीवर्ड्स, प्रिवेंट, डिस्टॉर्ट और रिस्ट्रिक्ट, ये 3 कीवर्ड है RTP में। और क्या हुआ था इसमें? मॉड्यूल रिस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग एंड सेलिंग, पहला पॉइंट था। क्या बताया गया था उसमें? हाँ, इस पे कोई भी नियम ना रहे मैम, जो भी सेलिंग करने पे नियम ना रहे, मैंने बंद रिस्ट्रिक्टिंग वर्ड पे फोकस करें कि हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि किससे बाय करना है, किससे सेल करना Restrict है, on buy and ठीक sell। है। यानी मैं सिर्फ इसी को बाय कर इसी से खरीदूंगी, दूसरे से नहीं खरीदूंगी। यू आर रिस्ट्रिक्टिंग दैट, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका। सेकेंड है टाइम सेल। टाइम सेल यानी एक गुड्स के साथ दूसरा गुड्स कंपल्सन डाल रहा है कि दूसरा गुड्स भी आप बाय करिए, राइट। प्राइस ऐड नहीं किया गया है, बेसिकली यहाँ पे हम कंपल्शन डाल रहे हैं, लाइक गैस
कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो गैस स्टोव आपको खरीदना ही खरीदना होगा। तो वर्ड पे फोकस करिए, टाई इन सेल। प्रोडक्ट हुआ ना मैम, एक क्रॉस प्रोडक्ट हुआ ना, एक के साथ एक कैसे करके बेचना। हाँ, आपको टाई इन सेल मतलब जब कंपल्सरली आपको बोल रहा है कि खरीदो, ठीक है। तो अगर आप कनेक्शन लेंगे तो स्टोव लेंगे तो ही आपको कनेक्शन मिलेगा, टाई इन सेल। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। लिखित होना चाहिए। नन मेंबर्स, एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट यानी जो भी नन मेंबर्स है उसको हम हाँ हाँ उसी के साथ वो कार्टेल में बताया था मैंने। एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट में मैंने बताया था कि कुछ जो मेंबर्स हैं बस उसी के साथ हम लोग डील करेंगे, बाकी थर्ड मेंबर के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन एंड टेंडरिंग। इसमें क्या, इसमें था कार्टेल वाला सिस्टम। कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन एंड टेंडरिंग क्या है बताइए, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन में आया। एग्रीमेंट होता है। कार्टेल ध्यान दीजिए, व्हाट इज कार्टेल? मैम एक कंपनी दूसरे कंपनी को मिल के दोनों जो प्राइस डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट का। कितना गुड्स प्रोड्यूस होगा और ध्यान देना है कि सेम आइडेंटिकल गुड्स प्रोड्यूस करने वाली या मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ही होनी चाहिए। वो लोग मिल करके डिस्कशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर गुड का कॉस्ट है, इतना ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, तीनों ने मिल करके कार्टेल बना लिया कि 1 लीटर का जो है वो हम फॉर एग्जांपल 10 रुपीज कितना प्राइस है मैं अभी तक नहीं जानता, ठीक है। कितना है 50 1 लीटर का, तो 50 रुपए से ज्यादा कोई नहीं बेचेगा। पेप्सी भी जाएंगे खरीदने के लिए तो 50 ही मिलेगा, वो भी जाएंगे तो 50 ही मिलेगा, कोका कोला भी जाएंगे तो 50 ही मिलेगा। 100 बॉटल से ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन हो रहा है। इवन कितना हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो भी हमको फिक्स हो गया है, ठीक है। दोनों फिक्स कर रहे हैं तो वो भी आरटीपी के अंदर आएगा। फिर रिस्ट्रिक्शन बाय एसोसिएशन, ठीक है, वही चीज है। दिस इज व्हेन एसोसिएशन डोंट अलाउ नन मेंबर टू कैरी द गुड्स, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग, ये सारा चीज डिस्कशन हुआ था क्लास में, रीड आउट करने का काम है। किसी को कोई पॉइंट जो समझने में दिक्कत है तो बताइए, वापस से थ्योरी रिपीट नहीं होगा। टाई इन सेल बताइए, प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट कोई एक जो इसको क्लियर हो। अभी तुरंत बताया मैंने टाइम गैस के साथ, जैसे मैं पेन के साथ इसका रिफिल होना अनिवार्य है। कर सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर आप पेन खरीदेंगे तो रिफिल आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो ठीक है। तो टाई इन सेल वर्ड पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए। टाई इन सेल कि किसी एक प्रोडक्ट के साथ हम टाई कर रहे हैं कि ये भी खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ? नेक्स्ट हो गया क्या? हाँ, इस पे फोकस देना है आपका काम। चल रहा है कि नहीं वो नेक्स्ट जो है क्या चल रहा है। क्या हो गया इसको? शिवम के साथ रह के इसको भी हवा लगे। हाँ? तबीयत खराब है 4-5 दिन से। नहीं सही फील नहीं हो रहा है तो पानी वानी पी के आइए और दरवाजा खोल लीजिए। क्या सोचे? ठंड लगने लगा। यही पानी पी के आइए। चलिए अब आते हैं यूटीपी पे। क्या है यूटीपी का फुल फॉर्म? प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या करते हैं? वो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले कि हम लोग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरह का हो रहा है तो वो यूटीपी के अंदर आएगा, ठीक है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो या सर्विस में या गुड्स हम किसी को दे रहे हो, किसी भी तरीके से अगर मेरा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो वो आता है आपका यूटीपी के अंदर। नेक्स्ट आपका होर्डिंग एक टर्म है। होर्डिंग मतलब एग्जैक्टली आर्टिफिशियल स्कार्सिटी मार्केट में प्रोड्यूस करना। किसी भी चीज का स्टॉक बना करके हम लोग रख देते हैं ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट हो जाए, फिर हायर प्राइस में हम सेल करें, ठीक है। तो ये वर्ड, ये टर्म ध्यान रहे। नेक्स्ट है आपका एमटीपी। एमटीपी में क्या करते हैं हम लोग? लिमिटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन को लिमिट कर देते हैं या कंट्रोल करते हैं, इससे क्या होता है मोनोपोलिस्ट का बहुत अनरीजनेबल प्राइस हाई हो जाता है, ठीक है। फिर प्रॉफिट अगर अनरीजनेबली हाई आप कर रहे हैं या कमा रहे हैं तो वो भी आपका एमटीपी के बराबर है, ठीक है। सारा लिस्ट लिखाया गया है, ठीक है। कोई पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? गवर्निंग बॉडी टोटल 2 है, ठीक है। पहले आपका एमआरटीपी कमीशन और दूसरा आपका डायरेक्टर जनरल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी गवर्निंग बॉडी है तो ये दो सिर्फ लिखिएगा नहीं, इन दो को डिफाइन करना है। आपका कमीशन में क्या लिखवाया था मैंने? कौन होने चाहिए? एक तो चेयरमैन होने चाहिए, फिर और कितने मेंबर? 2 से 8 चेयरमैन और 2 से लेके 8 मेंबर, यानी 2 से कम नहीं होने चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जो चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर टेन्योर के बारे में क्या बात हुई थी? 5 इयर्स के लिए, ठीक है। अब आइए डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल के बारे में क्या बताया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट एमआरटीपी कमीशन को भेजने से पहले इंक्वायरी करने का काम होता है डायरेक्टर जनरल, DGIR, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन। अब पावर्स की बात करें कि कमीशन का पावर है क्या क्या, तो क्या क्या पावर है? कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर सबसे पहले किसी विटनेस को बुला सकते हैं, समनिंग, ठीक है। उसके अलावा कोई भी बुक ऑफ अकाउंट को सीज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा पावर है। फिर रिसेप्शन ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट, ठीक है। कोई भी एविडेंस को वो एफिडेविट पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। कोई गलत काम कर रहा है तो हमें उसको 20 साल का सजा मिलेगा। इम्प्रिजनमेंट, हाँ, इम्प्रिजनमेंट भी है उसमें, पेनल्टी नहीं है, ठीक है। पावर्स में तो आप ये लिखेंगे। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए रिस्ट्रिक्टिव पावर कौन कौन सा है, रिस्ट्रिक्टिव पावर में क्या क्या बताया गया था? कोई राइट नहीं ले सकता है किसी से। सबसे पहले तो वो पेनल्टी नहीं ले सकते, पहला रिस्ट्रिक्टिव पावर, ठीक है। वो सिर्फ ये बोलेंगे कि आप चेक करिए अपने सिस्टम को, या फिर आपका प्रैक्टिस रोक देंगे, ठीक है। या फिर किसी के साथ एग्रीमेंट है तो वॉइड कर देंगे, लेकिन वो पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते, राइट। पेनल्टी चार्ज करने का क्या बताया गया था आपको, कौन करेंगे? एमआरटीपी के बाद रिपील करके कौन आया? क्या अभी एमआरटीपी का आपका एक्ट है? Competition है। दोनों में डिफरेंस लिखवाया गया था। एमआरटीपी रिफॉर्मेटरी और ये प्यूनेटिव। टर्म का मतलब क्या होता है? रिफॉर्मेटरी मतलब वहाँ पे कॉम्पिटिशन सुधारने के लिए बोला जाता है। प्यूनेटिव मतलब पर्टिकुलर पनिशमेंट होता है, फाइन के थ्रू या इम्प्रिजनमेंट के थ्रू। और रिस्ट्रिक्टिव पावर कौन कौन सा हो गया? जो पेटेंट होल्डर हैं उनके साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट, और क्या? हाई कोर्ट का जजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के जजमेंट को भी फॉलो करना होगा। और एक्सपोर्ट और क्या क्या? पनिश करने का पावर। हाँ, वो तो अभी डिस्कशन हो गया ना। और पॉइंट में पूछ रही कंट्रोल ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट एक्सक्लूसिवली कैन नॉट बी चेंज्ड। रेफरेंस में नहीं पूछ रही, मैं रिस्ट्रिक्टिव पावर पूछ रही हूँ। कमीशन के रिस्ट्रिक्टिव पावर या एमआरटीपी किसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। कंट्रोल ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट एक्सक्लूसिवली कैन नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी है कंपनी या इंडस्ट्री, वो एमआरटीपी कैसे वो एमआरटीपी के अंदर नहीं आ सकती। ट्रेड यूनियन एमआरटीपी के अंदर नहीं होगी, ठीक है। जो पेटेंट होल्डर हैं उनको वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। ये और पेनल्टी नहीं चार्ज कर सकती। ये सारे आपका रिस्ट्रिक्टिव पावर। क्लियर? चैप्टर खत्म ये वाला। जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ ध्यान रखिएगा कि वो सब बढ़िया आएगा। आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कोई भी चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन छोड़ के इम्पोर्टेंट होता नहीं है, ठीक है। हर एक चैप्टर में कोई कुछ क्वेश्चन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेम वे इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एमआरटीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यूटीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आरटीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एमटीपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्निंग बॉडी कौन है, रिस्ट्रिक्टिव पावर क्या क्या है, पावर्स क्या है। इसके अलावा कोई एक सेक्टर, कोई एक ऐसा पॉइंट जो छूट रहा हो तो बताइए। इस चैप्टर में और क्वेश्चन कहाँ से आएगा? ठीक है, तो जो पॉसिबिलिटी है वो सारा मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी?
सबसे पहले आपका आएगा इट इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा इसमें? फॉर किस चीज के लिए? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लेकिन फॉर व्हाट? फॉर कैरिंग बिजनेस एक्टिविटी। अब ये आप एग्जाम में ऐसे ऐसे बुलेट पॉइंट नहीं लिखिएगा, मैं बता रही हूँ कीवर्ड क्या क्या, ताकि फोकस करें, लेकिन आप सेंटेंस में लिखेंगे। ठीक है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट, फॉर किस पर्पस के लिए? फॉर कैरिंग बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट, और कुछ छूट रहा है? बिजनेस एक्टिविटी कैरी करने के लिए और and has a legal status independent of its member. ठीक है, and has legal status independent of its members. हो गया? ये पर्सन को करा दे यहाँ पे। ये है आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब आइए इसके फीचर्स पे। पहला फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? कंपनी अलग होगा और पर्सन अलग होगा। कंपनी अलग, ओनर अलग। ठीक है, वो कुछ भी अपने नाम से मतलब कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी सेपरेट। हालांकि इस पॉइंट में बस सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब उसका अलग अस्तित्व है अपने मेंबर से। ठीक है, अपने मेंबर से उसका अस्तित्व अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट आपका पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन? कंपनी में किसी को जाने से कंपनी बंद नहीं होगी। पीपल में कम, पीपल में गो, बट कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। ठीक है, किसी के जाने नहीं, मतलब जाने या आने से कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी यानी वो यही बोलिए, ऐसा तो क्लियर, जो लोग नहीं है उनके लिए लिमिटेड लायबिलिटी मतलब मेंबर्स का जितना शेयर है वो उतने के लिए ही लायबल है। ठीक है, आप लोग थोड़ा अगर प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। ठीक है, बाकी लोग का तो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या, वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनका जितना शेयर होगा कंपनी में उतने के लिए ही लायबल है। ठीक है, और नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर किसको कहते हैं? पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। शेयर हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी मेंबर से। नेक्स्ट, जैसे सिग्नेचर होता है वैसे ही कॉमन सील है। कंपनी के अप्रूवल लेने के लिए, ऑथेंटिसिटी को डिनोट करने के लिए होता है आपका कॉमन सील। क्लियर? नेक्स्ट, वॉलंटरी एसोसिएशन काफी इजी है। क्या है वॉलंटरी एसोसिएशन? सबकी सहमति के साथ एक कंपनी जो बनती है, कोई कंपल्सन नहीं है, सब लोग अपनी स्वेच्छा से कंपनी को ज्वाइन करेंगे, दैट इज वॉलंटरी एसोसिएशन। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस में वही है कि हम लोग फाइनेंस कहीं भी मार्केट से ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बताइए, जैसे कंपनी जैसे कि रोबोट हो गया जिसको उसको कोई महसूस नहीं होगा, बस बिल्कुल से, इसीलिए आर्टिफिशियल बोला जाता है। जैसे पर्सन को क्या है, फीलिंग है, इमोशन है, कंपनी को बस फीलिंग इमोशन नहीं है, इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों? क्योंकि जैसे पर्सन अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, वैसे कंपनी सारा काम कर सकती है। ठीक है, इट कैन बी स्यूड। जैसे कोई पर्सन को कोई कानून लागू होता है, वैसे कंपनी में भी होता है। बिल्कुल, ठीक है, हो गया। जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉर्पोरेट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, उसमें क्या बताया गया था? मैम इसमें जो भी रहेगा ऑनर करेगा कंट्रोल। ऑनर कौन? जो उसका एमडी होगा। शेयर होल्डर, ओनरशिप और कंट्रोल अलग अलग। ओनर, शेयर होल्डर, कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल।
ये था आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। शेयर होल्डर से जो शेयर परचेज करता है कैपिटल का थोड़ा भाग होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो जो कंपनी को कंट्रोल करे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन, बात नहीं, सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेगी। तो फिर ठीक है। बोर्ड ऑफ क्या करेगा कि शेयर होल्डर थोड़ी करेगा हाँ तो वही तो बोल रहे हैं कि ओनरशिप अलग होता है और कंट्रोल अलग होता है। ओनरशिप जो ओनर्स है उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं और कंट्रोल जो करते के हैं। अंदर एक कंट्रोलर रहता है, ओनरशिप के अंदर कंट्रोलर। इधर क्या डिस्कशन होना शुरू हो गया? क्या बोल रहे हैं आप? ओनरशिप के अंदर ना कंट्रोलर आता है ना। मैं बोल रही हूँ दोनों अलग अलग है। ओनर अलग, कंट्रोल अलग। ओनर है आपके शेयर होल्डर, कंट्रोलर है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के जितने इंपॉर्टेंट डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेगी। ठीक है। शेयर होल्डर इज जस्ट द ओनर ऑफ शेयर, जितना का शेयर है उसका। जितने का शेयर है। ठीक है। अलग अलग मैं बोल रही हूँ, ये पॉइंट है, ये फीचर है जॉइंट स्टॉक, दोनों अलग अलग है। ये हो गया आपका जॉइंट मैम स्टॉक ये स्टॉक कंपनी। कंपनी जो होता है इसमें तो ये होता है सेंसेक्स निफ्टी इंडेक्स होता है, ये क्या होता है? वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, करवाती है कंपनी को लिस्ट करना होता है। वो हम लोग डिस्कशन किए फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, आपका वहाँ भी सेम क्वेश्चन था। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है। कंपनी को लिस्ट करवाना होता है। थर्ड स्टेज याद करिए, कौन सा स्टेज है? अभी हम लोग वही कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैम कॉर्पोरेट फाइनेंस से बता दीजिए। क्या कॉर्पोरेट फाइनेंस कॉर्पोरेट मतलब पैसा हमको बाहर से लेना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। पूरा का पूरा कैपिटल एक ही आदमी नहीं दे सकता। क्या बोल रहे हैं? एक ही दिन में 4 चैप्टर हो गया। एक दिन में कहाँ हुआ 4 चैप्टर? ये तो हम लोग उस दिन में डिस्कशन किए थे। आज स्ट्रेंथ में देखी जा रहा है तो दोबारा रिपीटेशन हो रहा है एक दिन में। यहाँ तो हम लोग ज्वाइंट स्टॉक से पहले MRTP और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिवीजन हो चुका था। ठीक है। और आप लोग जो रेगुलर रहने वाले नहीं है, थोड़ा रेगुलर रहिए। एग्जाम नहीं आएगा, फॉर्मेशन तक से आएगा। नहीं ज्वाइंट स्टॉक लास्ट टॉपिक नहीं, फॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पूरा चैप्टर नहीं, बस स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पहले अभी आप लोग देख लीजिए थोड़ा पलटा के, यहाँ तक कोई कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी नहीं, वहाँ ज्वाइंट स्टॉक था। फॉर्मेशन अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं। क्या आप लोग का जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो 20 मार्क्स का होता है। वहाँ एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। नहीं, वहाँ पे उसका बस एक ही टेक्निक है, जो इनविटेशन फॉर्म में जो आप देते हैं ना वो बस नहीं देना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर दिस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मीन उसका जो जिस्ट है वो हाँ, कोर्ट के अंदर करने का मतलब ही वही होता है कि आप एग्जैक्ट हूबहू वही बोल रहे हैं जो वो बोल रहे हैं, लेकिन आप इन्वर्टेड कॉमा हटा दे रहे हैं तो आप बस जस्ट बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज। ठीक है। जो वो डायरेक्टर जो आपके जो प्रोफेसर जो बोल रहे हैं वो। ठीक है। क्लियर? क्लियर? अटेंडेंस है। हो गया? आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक कहीं किसी को आप फॉर्मेशन खोल के रखिए। फॉर्मेशन तो करना है अभी, इससे पहले 3 चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को पढ़ते वक्त कोई क्वेश्चन आया हो तो बताइए। हाँ? अभी एग्जाम में टाइम तो 19 तारीख को है ना। हाँ, मेरे पास तो मेरा राइट कॉल्स ऑफर कर रहे हैं। मान लीजिए प्राइस है कुछ, ठीक है, मान लीजिए हम डिस्काउंट दे रहे हैं 10% और 10% आप बढ़ा करके हम भी उनको प्राइस दे रहे हैं। चलिए अब आ गया आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कितना स्टेज? 4। पहला सेकेंड, थर्ड,
फ्लोटेशन और सब्सक्रिप्शन कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कैपिटल सब्सक्रिप्शन हाँ, फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल, इसको ये दोनों में से किसी को ही बोल सकते हैं ना। सब्सक्रिप्शन ऑफ है ये, ऑफ। चलिए, पहला में प्रमोशन में क्या हो रहा था? जिनके दिमाग में आइडिया आया उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ? जिनके दिमाग में आया प्रमोटर। क्या काम होता है प्रमोटर का? आइडिया जनरेशन और ऑब्जेक्ट को खोजना, प्लानिंग और डिटेल इन्वेस्टिगेशन। पहले ऑब्जेक्ट को खोजेगा तो प्लानिंग करेगा, हाँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लानिंग, प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग पहले ही हो जाएगा, पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। सीक्वेंस में लिखा है गया, देखिए याद करिए सीक्वेंस। डिस्कवरी ऑफ आइडिया, सबसे पहले आइडिया डिस्कवर होगा, किसका बिजनेस शुरू करना है, चाय वाला बिजनेस, याद है? उसके बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन। क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन में? क्या करना है, इन्वायरमेंट को खोजते हैं मैम। इसकी वजह से जाइए ना, ऐसे ही आवाज आते हैं। किससे ज्यादा हल्ला होता है मैम वहाँ पे? थैंक यू। लेकिन कोई एक बोलिए जो क्लियर आवाज आए, बाकी को भी सुनाइए। मैम ये बताइए पहले भी आप। ये पता करना कि कहाँ पे कौन सा बिजनेस ज्यादा चलेगा और अच्छे से इनकम होगा और डिमांड कहाँ किस चीज का ज्यादा है। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, अगर हम कोई प्रोडक्ट रखेंगे उसका प्राइस कितना होगा, ठीक है? वो सारा तमाम जितने भी चीजें हैं बिजनेस की, वो सबका डिटेल इन्वेस्टिगेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। असेंबली, वेरिफिकेशन डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्सपर्ट से वेरीफाइड होना जरूरी है जो बाकी मेंबर्स से हम वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपका असेंबलिंग द रिसोर्सेज। जितना भी कैपिटल असेंबलिंग द रिसोर्सेज मतलब जो भी चीज चाहिए हमको बिजनेस को शुरू करने के लिए, असेंबल करना, लाना, एकत्रित करना, ठीक है? नेक्स्ट है आपका इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन, ठीक है? इनकॉर्पोरेशन स्टेज में टाइप्स ऑफ प्रमोटर फिलहाल इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? सिर्फ स्टेजेस आपको बस देखना है, ठीक है? हाँ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी दूंगी मैं, जो लगाए हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बताइए। अब स्टेज में आ जाइए, ये वाला तो आंटी ने यहाँ तक इनकॉर्पोरेशन किया। इनकॉर्पोरेशन डिस्कवरी ऑफ बिजनेस, फर्स्ट है पहले अप्रूवल ऑफ नेम। नाम को पहले हम लोग इसमें अप्रूव करवाते हैं। इसके लिए क्या प्रोविजन था, कितने नाम को देना होता है? 3 नाम को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अप्रूवल करवाने के बाद सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट में 3 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? AOA और प्रोस्पेक्टस हालांकि पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक कंपनी, ठीक है? ठीक है, इसके अलावा लिस्ट ऑफ द पर्सन कौन कौन रहेंगे, रिटन कंसेंट वो डॉक्यूमेंट, ठीक है? और अपॉइंट ब्रोकर, हाँ, कॉपी ऑफ लाइसेंस, हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर, अंडर राइटर्स, इन सबका भी अपॉइंटमेंट, ठीक है? ये सारा रहेगा। मैम ये सभी है, हाँ, ये सब क्वेश्चन आएगा। क्या आपको सिर्फ स्टेजेस देखना है? स्टेजेस में इनकॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, ठीक है? सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना मैक्सिमम। फॉर्मेट पता है ना, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के लिए कम से कम थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे चारों स्टेज, ठीक है? लेकिन हाँ, एक्सटर्नल 20 मार्क्स, उसमें लंबा लिखना होगा, ठीक है? क्वेश्चन का 20 मार्क्स जी। एक्सटर्नल पे फोकस करेंगे अभी फिलहाल, इंटरनल के लिए एक्सटर्नल कब होगा मैम? अभी टाइम है भाई, 1 साल का कोर्स है आपका। मैम बता दीजिए ना, क्या? बता दीजिए ना उसी के अकॉर्डिंग की तैयारी करेंगे। अभी तो सेशन ही ना शुरू हुआ है आपका। शुरू 1 महीना हुआ है। पहले इंटरनल दे दो। आ जाएगा, नोट्स आ जाएगा। क्या?
वापस आए। यहाँ पे क्या कर रहे थे, इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद फी वगैरह देने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है और लास्ट में आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अगर प्राइवेट है, अगर कंपनी प्राइवेट है तो ये दोनों स्टेजेस के बाद शुरू कर सकती है अपना बिजनेस। लेकिन अगर पब्लिक है तो ये चारों स्टेजेस जाना पड़ेगा। तो अब आइए 4th स्टेज में। 4th स्टेज, अरे मतलब फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, उसमें क्या हो रहा था? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले अप्रूवल किसका लेना है? सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या काम है उसका? शेयर मार्केट को कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना और मैनिपुलेट करना, अध्ययन करना, रेगुलेटरी बॉडी है सेबी। सब कुछ बताया था ना, इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी, बैंक की रेगुलेटरी बॉडी, सब बताया गया है ना क्लास में। सेबी क्या है? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सब तो लिखवाई हूँ आप लोगों को, थे भी क्लास में। आप डिस्कशन हुआ है क्लास में ये सब? नहीं हुआ है तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आपका जो कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको वो है सेबी। ठीक है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा सेबी का। ठीक है, अब आइए इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी तो IRDA। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी डिसीजन लेगी, वो भी काम करेगी, वो उसके तहत ही करेगी, IRDA के, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर बैंक कोई भी चीज पास करेगी तो वो RBI। क्या है फुल फॉर्म? चलिए, तो फिलहाल हमको सेबी पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हम अप्रूवल लेंगे सेबी का। नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस फिल करेंगे। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्राइवेट कंपनी क्या प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? प्राइवेट कंपनी यस मैम, नो मैम, यस मैम, तो अभी हम डिस्कशन कौन से स्टेज पे कर रहे हैं? हाँ, तो क्या प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है? वही तो पूछ रही हूँ। सबका एक साथ नो होना चाहिए, तो आधा यस मैम आधा नो मैम क्यों हो रहा है? पब्लिक कंपनी इशू नहीं कर सकती क्या? सॉरी, पब्लिक कंपनी कर सकती है, और ये नहीं कर सकती। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या था? प्राइवेट कर सकती है कि नहीं? प्राइवेट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पैसा वो पब्लिक से नहीं उठाती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर। ठीक है, ये वाला हो गया। इसमें अंडरराइटर का डेफिनेशन क्या है? अंडरराइटर के बारे में मैंने बताया था। एडिटर, बैलेंस शीट, और बताइए, और कोई वर्ड वगैरह आया हो तो? फाइनेंशियल निकालता है वो इन्वेस्टिगेट करती है कि किसका क्या कॉस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने बताया था ना कि अगर इंश्योरेंस में कहीं अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो पर आदमी प्रीमियम बदलते रहता है। ठीक है, इतना क्यों मिल रहा है भैया? बहुत हिल रहा है। ले गई मैम।